नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमरजेंसी या कह लीजिए कंटिजेंसी फंड क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और आपको कैसे इसे मैनेज करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से मैंने बताया, कंटिजेंसी फंड या इसे इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। उन्हें जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जनरली हर पर्सन लाइफ को एक रेस के रूप में कंसीडर करता है और इसकी वजह से बहुत से प्रेशर्स लाइफ में ले लेता है और सिर्फ मनी मेकिंग में लगा रहता है। लेकिन ध्यान रहे, मनी जितना कमाना ज़रूरी है उतना ही आपको ये बात भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि बुरा वक्त किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकता है और उस वक्त आपके पास बहुत सारे एडिक्वेट पैसे होने चाहिए जिससे आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब ये बुरा वक्त आपके लिए किसी एक्सीडेंट के रूप में भी हो सकता है, कोई बीमारी के रूप में भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी कभी जॉब चली जाए, तो वो बुरा वक्त भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो आपको दूसरे लोगों के चेहरों को ताकते रहना पड़ेगा, लोगों से कर्ज लेना पड़ेगा और उन पे निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, ऐसी इमरजेंसी से बचना चाहते हैं, तो कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड जो है वो एक ऐसा फंड है जो ऐसी स्थितियों के लिए आप अपने पास में रखते हैं और सिर्फ इमरजेंसीज के रूप में ही उसके यूज़ करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस कंटिजेंसी फंड को बनाने से पहले आपके पास क्या प्री रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जनरली ये कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मैंने अपने रूप में इसको बताया है कि आप ये अगर चीज़ें कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला, पर्सन को अपनी फैमिली के जितने भी जनरल एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में सटीक कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ अप्रॉक्सीमेटली कितने कितने खर्चे फैमिली के होते हैं। इसके अलावा एकदम से होने वाले इन खर्चों से बचने के लिए, इमरजेंसी में एकदम आपके पास पैसे ना हो उससे बचने के लिए, आपकी फैमिली जो है एडिक्वेटली हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होनी चाहिए। एडिक्वेटली का मीनिंग है कि अगर आप चार पर्सन की फैमिली है तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपकी फैमिली के पास में होना चाहिए। इसके अलावा ये आपको चीज़ में ध्यान रखना है कि अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बना रखा है तो इससे पहले आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जब तक आपके पास नॉर्मल इमरजेंसी के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी या कंटिजेंसी फंड को ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो इमरजेंसी फंड में आपके पास होना चाहिए, या मैं कहूँ कि कितना अमाउंट ऐसा माना जाता है कि सफिशिएंट है। तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अगर आप सर्विस करते हैं, सर्विस पर्सन हैं, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी इस पर्सन की सैलरी है उसका 3 या 6 महीने की सैलरी के बराबर का अमाउंट इमरजेंसी फंड में आपको रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जनरली अगर आपकी कभी जॉब लॉस हो जाता है तो आपको न्यू जॉब ढूंढने में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं और ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे ये इमरजेंसी या कंटिजेंसी फंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो जनरली ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी महीने के जो आपको मंथली इनकम हो रही है वो फिक्स नहीं है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे टाइम में आप 1 साल के जितने भी आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उतना अमाउंट आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कंटिजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड को सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है आपकी लाइफ में, और जैसा मैंने बताया कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको सबसे पहले इस गोल के बारे में सोचना चाहिए कि इसे गोल नहीं कंसीडर करके सबसे पहले अपनी ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए इमरजेंसी फंड की। उसके बाद में अगर आप कभी इमरजेंसी फंड को यूज़ कर लेते हैं, चाहे आधा करें चाहे पूरा एग्जॉस्ट कर लें, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उस इमरजेंसी फंड को आपको फिर से बढ़ा लेना है या बराबर कर लेना है जितना आपने उसको खर्च कर दिया है। जितना जल्दी आप इसे करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये बेनिफिट देगा। इसके अलावा इमरजेंसी फंड में जो भी आप पैसा डाल रहे हैं वो हाईली लिक्विड होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में वो अवेलेबल होना चाहिए आपके पास यूज़ करने के लिए। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो भी अमाउंट है इमरजेंसी फंड में उसको कभी भी प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम में अगर आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रॉपर्टी या गोल्ड को बेचने में काफ़ी टाइम लग सकता है और उसकी वजह से आप इमरजेंसी के टाइम में सफिशिएंट अमाउंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। फिर हम देख लेते हैं कि इमरजेंसी फंड में पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, आपको किस तरह से रखना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड जो है उसमें पैसा आपको कॉम्बिनेशंस में रखना चाहिए। कुछ अमाउंट कैश होना चाहिए, कुछ बैंक अकाउंट्स में होना चाहिए और बाकी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब कैश में आप जनरली अपने पास रख सकते हैं,
नॉर्मल बैंक अकाउंट्स में आप एफडीज, आरडीज और नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में जैसा मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, और वो भी जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन के म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, जैसे कि लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जो ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, कुछ 1 मंथ के, कुछ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो इस तरह के शॉर्ट ड्यूरेशन के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इमरजेंसी फंड जब आप बना रहे हैं तो आपको इसमें कौन कौन से खर्चे इंक्लूड करने हैं। तो 4 टाइप के खर्चे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है आपके लिविंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो तो आपके डेली लाइफ में होंगे ही होंगे। तो वो कौन से होंगे? जैसे कि आपका कोई ग्रॉसरी हो गई, किराना आप खरीदते हैं, कुछ सब्जियां, मिल्क, फ्रूट्स, और इसके अलावा जो भी आपके मेडिकल के खर्चे हैं जो आपके होने ही होने हैं, तो उनको आप लिविंग एक्सपेंसेस में कंसीडर करेंगे और इसको आपको सबसे पहले इंक्लूड करना है। इसके अलावा नेक्स्ट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कहीं रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो जितना रेंट आपका जा रहा है वो एवरी मंथ जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो मंथली मेंटेनेंस, आपने कुछ हाउस होल्ड आइटम ले रखे हैं तो उसके ईयरली एएमसी चार्जेस जाते होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बिल्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, गैस बिल हो, जो हर महीने आपके होने ही हैं, तो इन एक्सपेंसेस को भी आपको इंक्लूड करना है। देन थर्ड एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं डिपेंडेंट एक्सपेंसेस। आपके जो बच्चे हैं उनकी जो भी स्कूल फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस है, आप डे केयर या क्रैच यूज़ करते तो उनकी फीस। और इसके अलावा अगर आपके कोई डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं जो आप पे ही डिपेंडेंट हैं, खुद वो नहीं कमाते, तो उस केस में उनके भी एक्सपेंसेस को आपको डिपेंडेंट एक्सपेंस में कंसीडर करके इसको इमरजेंसी फंड के लिए इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा चौथा लास्ट एक्सपेंस जो आपको इसमें इंक्लूड करना चाहिए, दैट इज डेट एंड इंश्योरेंस। अगर आपने किसी तरह के लोन ले रखे हैं तो उनके ईएमआई, जैसे कि कार लोन या होम लोन, पर्सनल लोन, इनकी ईएमआई आपके हर महीने जानी है, तो इसको भी आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा अगर आपने कुछ इंश्योरेंसेस ले रखे हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या और भी कई टाइप के इंश्योरेंस अगर आपने ले रखे हैं, तो उसके भी आपकी ईएमआईज या प्रीमियम जा रहे होंगे, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। तो इन चारों एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने के बाद में जो खर्चे निकल के आ रहे हैं उसको आपको कंसीडर करना है, और उसको उतने अमाउंट का आपको इमरजेंसी फंड जनरली बना लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ्स के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी इमरजेंसी या कंटिजेंसी फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।